नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम आज आ पहुंचे हैं देश के एक बेहद खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ में। अपनी खास आदिवासी संस्कृति के चलते ये राज्य दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। कभी इस राज्य को धान का कटोरा भी कहते थे, लेकिन इन दिनों देश भर के कला प्रेमियों का चहेता ये राज्य बना हुआ है अपनी खास कथक परंपरा के चलते। इन दिनों बलराम जी दास टंडन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अपने सामाजिक कार्यों और जन कल्याण की रुचियों के कारण देश की राजनीति में उनकी अलग पहचान है। बालिग आंखों से उन्होंने देश के विभाजन का दर्द और दौर देखा है, उसके बाद का सफर भी देखा है, लेकिन उनका अपना सफर शुरू होता है पंजाब के एक बेहद पवित्र शहर अमृतसर से। बलराम जी दास टंडन का जन्म 1 नवंबर 1927 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। मां बालकौर घरेलू महिला थीं और पिता रूपलाल कपड़े के व्यवसायी और धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। बलराम जी दास की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर के सनातनी स्कूल में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से स्नातक किया। कॉलेज जाने वाले वो परिवार के पहले व्यक्ति थे। वो जब 20 साल के थे तो देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे का मंजर उन्होंने करीब से देखा। संघ प्रचारक के तौर पर सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले बलराम जी दास जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल गए। जेल में रहते हुए 1953 में नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और जीते। पहली बार 1957 में जनसंघ के टिकट पर वो विधायक चुने गए। इमरजेंसी के दौरान वो 19 महीने नजरबंद रहे। 6 बार विधायक रह चुके टंडन ने पंजाब सरकार में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। 25 जुलाई 2014 को उन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने अपने जीवन के सफर को साझा किया। मेरी पैदाइश अमृतसर शहर की है। मैं एक मध्यम परिवार से उसको बिलोंग करता हूं। हमारे पिताजी कपड़े के व्यापार में थे। जब से मैंने होश संभाली, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। अपने व्यापार से जो समय मिलता था वो धार्मिक कार्यों में समय लगाते थे और इस बैकग्राउंड के अंदर अपनी परवरिश हुई। उस वक्त जो पंजाब था वो जो आज आधे से ज्यादा जितना इधर आया है, उससे बहुत बड़ा हिस्सा जब पार्टीशन हुई 47 में, उससे बहुत बड़ा हिस्सा उस तरफ रह गया। लाहौर और उसके आसपास का जो इलाका है, ये दोनों जो बड़े शहर थे, जो इकट्ठे पंजाब के बड़े शहर थे, एक लाहौर और एक अमृतसर। लाहौर वाज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफिशियल सिटी। किसी को भी काम पढ़ना है सारे पंजाब में से, और यूनिवर्सिटी तो पंजाब के बाहर तक जाती थी, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटियां उस वक्त देश में थी। उस वक्त मैट्रिक का इम्तिहान भी यूनिवर्सिटी लेती थी। ओह, हमारे घर में इस स्थिति तक पढ़े नहीं थे कोई भी। ये कॉलेज में जाने का मैं सबसे पहला था परिवार का। और मेरा ख्याल है आप तो 20 साल के रहे होंगे जब पार्टीशन हुआ। पार्टीशन हुआ उस तो मैं दौर का एक चित्र में आई वाज एग्जैक्टली 20 जी, एग्जैक्टली 20। आपने ठीक कहा। और
उसी साल मैंने 47 में आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। उसके बाद तो सारा उथल पुथल हो गया और ये वो। कैसा दौर था वो पार्टीशन का दौर में, चूंकि आपने देखो परिपक्व आंखों से पार्टीशन देखा का था। दौर बड़ा भयंकर था। जो लोग तो भुक्तभोगी थे वो तो कहते थे कि आजादी कैसी आई, हमारी बर्बादी आ गई। अब जिन लोगों को उजड़ करके अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आ गए, 3 कपड़ों के अंदर 1 घंटे के नोटिस के अंदर निकल करके सड़क पर पहुंचना, इस किस्म का उन लोगों को नोटिस मिला, तो वो लोग क्या कहेंगे कि आजादी थोड़े कहेंगे, वो तो बर्बादी कहेंगे। तो पंजाब के अंदर किसी ने आजादी की खुशी नहीं मनाई। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि अब आप कोई नौकरी नहीं करेंगे या कोई पिताजी का कारोबार नहीं करेंगे, आप सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, समाज सेवा में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे? असल में बात यह है कि उस वक़्त के जो हालात थे उसमें खास करके पंजाब के, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा आपस में खींचातान थे, उसके कारण आरएसएस की तरफ लोग बहुत हिंदू बहुत बड़ी तादाद में अट्रैक्ट हुए। तो पंजाब के अंदर हार्डली कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो आरएसएस या संघ के साथ जिसका संबंध ना आया हो। इतना उसकी व्यापकता बनी उन दिनों के अंदर। तो मैं तो 43 से इनके साथ जुड़ा। जब से मैंने मैट्रिक पास की तो मैं 43 से जुड़ गया था। आपने कभी सोचा था कि आप कभी किसी राज्य के संवैधानिक पद के प्रमुख पर आप पहुंचेंगे या राज्यपाल जैसा पद पर आपको ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी? जहां तक इस बात का सवाल है वो मैं एक छोटे जवाब से ही इसको कहना चाहता हूं। आरएसएस के अंदर रहते हुए हमने कभी कल्पना राजनीति की ही नहीं, क्योंकि बेसिकली आरएसएस राजनीतिक संस्था नहीं थी और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की अगर पाबंदी ना लगती आरएसएस के ऊपर नाजायज, तो शायद हम राजनीतिक ये चैप्टर भी ना खोलते, ना जनसंघ बनता ना बीजेपी बनता। तो हमारे ये सोचने का तो सवाल ही नहीं था। और मेरा जो फर्स्ट इलेक्शन है जो 53 के अंदर मैं वहां पर की नगर निगम का मेंबर बना। 52 में तो आई वाज नॉट 25 जब पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो। आई वाज लेस बाय 6 मंथ्स। 24.5 साल मेरी उम्र थी, इसलिए आई कुडंट कंटेस्ट, क्योंकि कम से कम 25 साल चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का आंदोलन हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो उसमें पंजाब के लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया। हमें कांगड़ा के अंदर वो जेल है, योल जेल उसको बोलते हैं, तो योल जेल में हमें भी डाल दिया। तो तब अंदर से बहुत जोर दिया कि जी ये राजनीतिक लोग ये अपने बातें तक दें, हम एक नेशनल काम कर रहे हैं, ये काम नहीं करने देंगे, तो इसलिए हमारा भी एक राजनीतिक चैप्टर चाहिए। और ये ख्याल था जिसने पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। तो इसीलिए जी 52 से पहले 51 के अंदर ये जनसंघ शुरू हुआ, उसके फर्स्ट मेंबर हम बने। तो वहां पर फिर 53 के अंदर जेल में होते हुए मैं चुना गया, काउंसिलर चुना गया। और मैं 14 साल 53 में पब्लिक लाइफ में एक तरह से आ गया मैं। आज उसको भी 62 साल हो गए। जी 62 जी जी। पर मेरा फर्स्ट स्टेप इन दी पॉलिटिकल एरेना वाज 62 इयर्स अगो। समाज के सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलना आज के ज़माने में कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बलराम जी दास टंडन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पंजाब के उनके सार्वजनिक जीवन के सफ़र में अनेक मुश्किलें आईं, चुनौतियां आईं, समस्याएं आईं, लेकिन ना पंजाब के लोगों ने और ना बलराम जी दास टंडन ने पंजाब के लोगों को छोड़ा। एक नज़र पंजाब के से अब तक के उनके सफ़र पर और उनके सार्वजनिक जीवन पर।
बलराम जी दास टंडन सफल राजनेता होने के साथ साथ सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहे हैं। पंजाब में उद्योग, स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार विभाग का मंत्री रहते हुए उन्होंने इन जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया। वो 1979 से 1980 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बलराम जी दास टंडन भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 60 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखने वाले बलराम जी दास टंडन का मानना है कि वक्त के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है और इस पर समाज और देश को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने अपने अनुभवों को बांटा। उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा अंतर आया है। राजनीति ऐसी थी, आप इसी से समझ लें कि पार्टीशन से पहले भी पंजाब, जो सारा बड़ा पंजाब था जी, उसके अंदर मिनिस्टर कितने, 8-9, जो दिल्ली तक था। हरियाणा भी उसमें शामिल था, उसी पंजाब में था ना। हरियाणा भी तो उसी पंजाब में था। उस वक्त उन्होंने कोई योग्यता का आधार रखा होता था, या ये इतना सीनियर व्यक्ति है ये बनेगा। आज हर व्यक्ति जो है उसके मुंह की लार टपकती है कि मैं बन के आया हूं तो मुझे मंत्री बनना चाहिए, नहीं बने तो उसके लिए संघर्ष करते हैं। उस वक्त लोग खुद कहते मैं मंत्री का नाम कैसे लूं जी अपने लिए, मैं तो इतने तक पढ़ा हूं। उस वक्त ये समझते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, कम से कम कुछ बेसिक नॉलेज तो हो, ताकि उसने फाइलों से डील करना है। तो इसलिए मुश्किल से लोग 7, 8, 9 व्यक्तियों की एक टीम बनती थी। हालांकि नंबर के ऊपर उस वक्त प्रतिबंध नहीं था, अब तो प्रतिबंध है। अब जो राजनीति में जो अंतर जो आया है इसका उससे क्या हुआ है? देखिए, परिणाम ये हुआ है कि राजनेताओं ने अपनी साख या अपनी प्रतिष्ठा खुद लोगों के बीच में। इसलिए कहता हूं, आज एजुकेशन देखो, आज मेडिकल देखो, केवल इतना ही नहीं, सर्विसेज के अंदर देखो, एक मॉरल डेग्रेडेशन हमारी जिंदगी के हर पहलू में आई, जिससे राजनीति भी अछूती नहीं रही। इसलिए राजनीति का स्तर भी बहुत नीचे गया है, ये मुझे देखने का मौका मिला। अब देखिए, उस समय जब अविभाजित पंजाब में आप जब वहाँ उसके भी सदस्य थे और बाद के पंजाब में भी देखा आपने, तो उस समय भी देखिए विधानसभा की जो बहस होती थी उसमें विधायक कितना उसके लिए पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, संदर्भ जुटाते थे और तब जाकर के वो अपने इलाके के लिए बहस करते थे। आज वो बहस भी नदारद है। मैं आपको बताता हूँ आज की सोच और उस वक्त की सोच का। हमारी ये इच्छा होती थी कि जितना लंबा हो सकता है असेंबली का सेशन हो और हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग डिस्कशन हो, उसके लिए हम मांग करते थे, लिख करके स्पीकर को देते थे। तो उनको कोई ना कोई टाइम रखना पड़ता था और वो उसके लिए टाइम रखते थे और हम स्टडी करते थे उसके लिए। लाइब्रेरी में बैठ करके स्टडी करना, हम जो अखबार समाचार पत्र होने ऑफ सीजन या ऑफ असेंबली सेशन, हम उसमें से कटिंग इकट्ठे करते थे, घर पर या जहां पर अपना एक ऑफिस है वहां पर इकट्ठे करते थे और उसमें से फिर स्टडी करके जिस सब्जेक्ट के बारे में बोलना है उस सब्जेक्ट के बारे में अपोजिशन का आउटलुक क्या है ये वहां पर बताने के लिए सारी बात होती। तो उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अच्छा, देखिए, अब विधेयक भी यूं ही पारित हो जाते हैं और पहले जो बहस होती थी 100 दिन तक भी अगर सेशन चलते थे, आज दिन कम हो गए हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई जाती है, जिस तरह से जो नजारे वहां दृश्य देखने को मिलते हैं। प्लेइंग टू द गैलरीज, ओनली प्लेइंग टू द गैलरी। क्योंकि सदन बहुत ही देर मिल नहीं रहा, तो हम थोड़े में थोड़ा सा करके बताएं कि देखो हम कितना विरोध कर रहे हैं, इस सरकार की गलत नीतियों का कितना जोरदार विरोध कर रहे हैं। लेकिन कई बार तो सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता कि सदन लंबा चले या कोई बहुत अच्छी सत्ता पक्ष तो कभी भी नहीं चाहता। वो जरूरी, जितना जरूरी है ना,
उतना वो जरूर चाहते हैं। हाँ। देखो उन्होंने अपने आज अभी भी लोकसभा इत्यादि ये जो स्थान है इसकी के दोनों डिस्कशन का स्तर फिर भी ऊंचा है। यहाँ पर नए बिल आते हैं, वहां पर तो अमेंडिंग बिल ज्यादा आते हैं। बड़े बड़े बिल तो ऑलरेडी बने होते हैं, उसमें 2 लाइनें उसमें अमेंड करना है, उसको उसकी जगह पर ये नहीं, संसद में तो देखिए स्थायी समितियां हैं या जो दूसरी समितियां हैं वो तमाम सार्वजनिक महत्व के विषयों पे बातचीत भी करती हैं और उन पे चर्चा भी होती है। वहां पर भी समितियां बनती हैं। लेकिन अब हर असेंबली के अंदर 13-14 समितियां होती हैं। हाँ, और वो समितियां जो हैं वो उनकी मीटिंग होती रहती है। उस मीटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एमएलए आज, कारण उसमें टीए-डीए मिलता है अलग। ये कारण है, बड़ा कारण है कि सेशन जल्दी खत्म हो, सिटिंग में भी जाना है या सिर्फ हाजिरी लगानी। बाहर से गए और हाजिरी लगाई और 2 मिनट में उठ करके आ गए। लेकिन आप लोगों के जमाने में तो विधायकों को मिलता भी जो मानदेय मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। अब तो देखिए कितना, हमें पता है क्या मिलता 300 रुपया महीना 300 रुपये महीने, और आज पता नहीं लाख रुपया मिल रहा है। हाँ जी। नहीं तो ये जो पूरी स्थिति है वो क्या मतलब थकाने वाली है, निराश करने वाली है, इससे कुछ क्या है, आगे कोई रास्ता नहीं? एक बात बताऊं जी, एक कहावत है, कहावत ये है वो और तरह की, लेकिन मैं इस नाते से कह कि जुल्म जब हद से बढ़ता है 13 अवतार होता है। क्या बात? कि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है ना, फिर उसका निराकरण भी उतनी ही ताकत से करने के लिए लोग जुटते हैं। जब एक सीमा पर पहुंच जाती है ना, आज वो चीजें सीमा पर पहुंच रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जब हद से बढ़ता है ना तो उसमें कुछ तब्दीलियां भी आती हैं, फिर लोग भी इसके लिए जुटते हैं और उसके अंदर सुधार भी होते हैं। सुधार होगा, यह विश्वास नहीं छूटना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य ने नई शताब्दी के साथ देश के नक्शे में आकार लिया था, लेकिन इन दिनों यहाँ की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है नक्सली हिंसा। मगर सबसे खास पहचान है आदिवासी परंपराएं, कला, संस्कृति और भरपूर खनिज संपदा। लेकिन सबसे मशहूर है यहाँ की कथक परंपरा। अफसोस, हाल के वर्षों में इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बलराम जी दास टंडन से एक बातचीत इस राज्य के साथ उनके रिश्ते और सरोकारों पर। करीब 44 साल तक मध्य प्रदेश के साथ रहने के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ ने देश के नक्शे में अपनी दस्तक दी। आदिवासी यहाँ की जान और पहचान हैं। खेती और वनोपज यहाँ के जनजीवन का मुख्य सहारा है। धान की खेती यहाँ की शान है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। कुदरत ने इस राज्य को अनमोल सौगात दी है। कोयला, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना जैसे खनिजों का यहाँ विशाल भंडार है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर स्थापित भिलाई स्टील प्लांट यहाँ के लिए आधुनिक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। रायगढ़ के कथक घराने की देश भर में पहचान है। राजा चक्रधर सिंह ने रायगढ़ में कथक के विकास के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने संगीत और साहित्य पर अनेक दुर्लभ ग्रंथ लिखे, लेकिन पर्याप्त रखरखाव नहीं होने के कारण आज ये विरासत नष्ट हो रही है। यहाँ की लोक संस्कृति देश विदेश में ख्याति पा चुकी है। तीजन बाई ने यहाँ की पंडवानी गायन शैली को समंदर पार पहुंचाया है। कला और संगीत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया में संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो इसके लिए पूरी तरह समर्पित है। बस्तर का घोटुल जवां दिलों को जोड़ने वाला जलसा है और रात भर चलता है। सल्फी का स्वाद पीने वालों पर जादू करता है।
तो बस्तर का दशहरा अपनी परंपरा और आदिवासियों की आस्था के लिए जाना जाता है। बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात हिंदुस्तान के बड़े जलप्रपातों में से एक है। मध्य प्रदेश से अलग होने के पहले सिर्फ एक बस्तर जिला केरल राज्य से भी बड़ा था, लेकिन इसी बस्तर जिले के घने जंगलों में पनपा नक्सलवाद आज देश भर की चिंता का विषय है। बलरामजी दास टंडन का छत्तीसगढ़ से पुराना रिश्ता रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के साथ बातचीत में बलरामजी दास टंडन ने अपने सरोकारों और छत्तीसगढ़ की चुनौतियों पर चर्चा की। आज मैं ये कह सकता हूं कि छोटा अरसा ही हुआ है इस प्रदेश को बने, मात्र 14-15 साल हुए। 2000 में यह प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। इस छोटे से अरसे के अंदर इस प्रदेश ने जितनी तरक्की की है वो सारी संभावनाओं से परे है। लेकिन अजीब सी बात है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते थे और धान का जिस नहीं, तरह अब मैं वही बात आ रहा हूं जी कि आज इनको उस बात की जरूरत नहीं, पंजाब की ओर नहीं देखते। अब इस छत्तीसगढ़ ने ही कोई पिछले साल लगभग 80 लाख टन धान सेंटर के पूल में दिया है। ये थोड़े अरसे में ही आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, बल्कि देश के जो अपने जिसको कहना चाहिए खाद्य कटोरे के अंदर इन्होंने वो देना शुरू किया। और फिर दूसरी बात, देश के अभी किसी हिस्से में नहीं है यहां पर किसान को 0 इंटरेस्ट के ऊपर एग्रीकल्चर काम के लिए ऋण मिलता है। अभी तक किसी अन्य स्टेट के अंदर आपको सुनने का मौका नहीं मिला हो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में वर्षों तक तो यहाँ सरप्लस थी ना दूसरे राज्यों को। सर उस वक्त ये 26% देते थे मध्य प्रदेश में जब इकट्ठा था जी। अब ये प्रदेश इसके अंदर बाद में भी कई इन्होंने पावर स्टेशन लगाए, पावर जनरेटिंग स्टेशन लगाए, और उसके कारण अब ना सिर्फ ये कि छत्तीसगढ़ में इस प्रदेश के रहने वाले हर व्यक्ति को अनकट बिजली मिलती है, कोई काटने का सवाल ही नहीं है कि 2 घंटे का कट लगेगा, 4 घंटे का कट लगेगा। इतना ही नहीं, अन्य प्रदेशों को सप्लाई कर रहा है। अच्छा, कृषि उत्पादन की बात अगर आप बात करें तो आप सारे राज्य के सारे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं। यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है उसमें आप क्या बुनियादी तौर पर कुछ तब्दीली देखते हैं, या उससे संतुष्ट हैं, या उसमें किसी तरह के रोजगार परक पाठ्यक्रमों की जरूरत देखते हैं? इसका बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ है। आज जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है उससे कहीं ज्यादा इंजीनियरिंग की सीटें सारे हिंदुस्तान में बन गई, तो मैं छत्तीसगढ़। तो जहां तक बाकी के स्तर का तल्लक है, उसका स्तर भी जैसे बाकी की चीजों का स्तर नीचे आया है, एजुकेशन का भी ओवरऑल स्तर सारे देश के अंदर थोड़ा नीचे आया है। यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है, कला संस्कृति है, वो बड़े दूर दूर तक अपनी खास पहचान उनकी थी। लेकिन मैं जो देखता हूँ कि जैसे रायगढ़ का जो कथक है वो पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है। कथक घराना रायगढ़ का माना जाता है, और उस देश में जो उसका योगदान है, उसके लिटरेचर का जो यहाँ पर लिखा गया साहित्य कथक को लेके, लेकिन उस तरह की पहचान कहीं बाद में नहीं बन पाई। आपको इस मामले में कुछ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 10-15 साल में कल्चर के अंदर फर्क पड़ा है। जब से ये टीवी के चैनल, ये टेलीफोन ये आए हैं, इन्होंने हमारी दिनचर्या के अंदर ही जमीन आसमान का अंतर ले आए। अब लोगों के पास टाइम नहीं कि ऐसे इस प्रकार का जो हमारी कला का प्रदर्शन करने वाली
हमारे नृत्य, हमारे संगीत, हमारा ये वो, जिसको देखने के लिए समय निकालते थे तो जा करके किसी थिएटर के अंदर किसी जगह पर बैठ करके उसमें, अब वो सारी चीजें टीवी पर आने लगी। मैं क्या जरूरत है वहां पर जाने की। लेकिन एक कुलाधिपति के रूप में आप सोचते हैं कि इन विश्वविद्यालयों को कथक को लेकर इस तरह के कुछ संरक्षण की दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए? उठाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन संस्कृति और कला जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी तो एक तरह से ये जो स्टेट है इसका इस नाते से और भी बहुत मान की बात है कि ये कला, संस्कृति, संगीत, इसकी वाहद यूनिवर्सिटी एशिया के अंदर वो छत्तीसगढ़ में है। वाहद। आप खैरागढ़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? खैरागढ़ जो है वाहद यूनिवर्सिटी, एशिया की वाहद यूनिवर्सिटी है, वो इस प्रदेश के अंदर है। अरसे से छत्तीसगढ़ में ये जो नक्सली हिंसा है वो एक गंभीर चुनौती और समस्या बन गया है। निपटने में और समस्या के समाधान में कहाँ कमी है? समाज की तरफ से कमी है, सरकार की संकल्प शक्ति नहीं है, या हमारे तंत्र की तरफ से कमी है, सरकारी तंत्र में कमी है? क्यों ये समस्या पर हम काबू नहीं पा रहे हैं? जहां तक इसको काबू पाने का तल्लुक है, कभी कभी कोई ऐसा कांड हो जाता है कि जो कांड अखबारों की सुर्खी बनता है। मोटे तौर पर काफी हद तक कंटेन हुआ, कुछ जगह पर रह गया। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के कारण दुर्गम स्थान, उन पर पैदल से ही पहुंच, पैदल से ही आना जाना, ये सारा, उसके कारण इनकी सर्वाइवल बनती है। अगर तो वहां पर सड़कें और सारे, इन्होंने टावर नहीं लगने दिए। अब हमने जोर दे करके सरकार को कहा कि टावर जो हैं सैंक्शन हुए कई सालों से सैंक्शन हुए थे, अब उसको लगवा रहे हैं। और यहां पर हमने एक फोर्स खड़ी की है, उसका STF नाम है जी, स्टेट टास्क फोर्स। उसमें हमने पुलिस से लोगों को छांट करके लिया है, और जो छांट करके लिया है उसमें सबसे बड़ी 2 क्वालिटीज हैं। एक ये है उनकी फिजिकल फिटनेस, और दूसरा उनका एप्टीट्यूड टू फाइट। और उनको हम बेसिक का 50% ज्यादा देते हैं कि ये 2 पैरामीटर, और तीसरा पैरामीटर जो उस इलाके की लॉजिस्टिक को जानता हो। और जब से ये खड़ी हुई है उसमें हमें काफी सफलता मिली। उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और सेंटर भी पूरी मदद दे रहा है। अब काफी हद तक कंटेन होकर के कुछ एक इलाका है उसमें हम जिंदा हैं, इसलिए वो कभी कभी इस किस्म का स्ट्राइक करते हैं जिससे ये लोगों को बताएं कि हम अभी भी हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसके ऊपर काबू पा लें। आज से हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और महामहिम राज्यपाल के इस एपिसोड में हमारे आज के मेहमान थे यहाँ के राज्यपाल बलराम जी दास टंडन। अगले एपिसोड में फिर चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।